विशाल जी ने मनाली से कहा, युवान की फ्लाइट रात को 11 बजे लैंड करने वाली है। आप अभी से जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? थोड़ा आराम कर लो मिसेस विशाल। विशाल जी ने शरारत करते हुए मनाली जी से कहा था। मनाली जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी हम लिविंग में खड़े हैं, यहाँ सब देख और सुन रहे हैं। क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि उम्र हो गई, फिर भी यंग कपल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। विशाल जी ने मनाली जी से कहा, अभी हम यंग ही तो हैं, किसने कहा कि हमारी उम्र हो गई है? विशाल जी की बात सच ही थी, क्योंकि उसकी उम्र 55 साल थी, फिर भी वो अभी भी 30-35 साल के यंग लड़के की तरह यंग दिखते थे। वो बहुत हैंडसम है। विशाल जी को देखकर ही पता चल जाता है कि अक्षत बिल्कुल अपने पापा पर गया है। दोनों बाप बेटे काफी हैंडसम थे। मनाली ने विशाल जी के सीने पर हाथ मारते हुए कहा, दादा बनने की उम्र में आप यंग होने का सपने न देखें। अक्षत की शादी के बारे में सोचिए। 27 का हो गया है, पर वो शादी के नाम से कोसों दूर भागता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, जो और कोई नहीं, ऋतिक था। ऋतिक मुस्कुराते हुए मनाली के पास आया और बोला, उसका इंतजाम हो गया है माँ। ऋतिक की बात का मतलब न समझते हुए मनाली जी ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। तभी विशाल जी ने कहा, तुम ज्यादा मत सोचो मनु, मैंने और भाई साहब ने एक लड़की देखी है। आज अक्षत को वही ब्लाइंड डेट पर भेजा है। भगवान से प्रार्थना करो कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल अक्षत की तरह ही स्मार्ट और टैलेंटेड एक बिजनेस वीमैन है, और तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती भी हो। मनाली जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हुए या फिर कंफ्यूज, क्योंकि उसे आधी बात समझ आई पर आधी नहीं आई। विशाल जी ने मनाली जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मिस्टर विनायक गोयल को तो तुम जानती ही हो। मनाली ने जब ये नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई और आंखों में नमी भी आ गई। उसने विशाल जी से कहा, उसे हमसे बेहतर कौन जान सकता है? विशाल जी ने हंसते हुए कहा, यही तो बात है, विनायक की एक बेटी है, बिजनेस के मामलों में बिल्कुल विनायक पर गई है। वो भी अक्षत की तरह शादी के नाम से दूर भागती है। जब दोनों एक जैसे इंसान मिल जाए तो समझो बात बन जाए। मनाली, उसकी बेटी तो जब वो बहुत छोटी थी तब मैंने उसे देखा था, उसके बाद वो लोग डेली चले गए कि आज तक हमने उसे नहीं देखा। हम सिर्फ विनायक जी से ही मिलते आए हैं। विशाल जी, जब वो लोग डेली चले गए उसके बाद विनायक ने अपनी बेटी को बिजनेस स्टडी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेज दिया था। वो 2 साल पहले ही स्टडी कंप्लीट करके वापस आई है। उसके बाद विनायक का सारा बिजनेस उसने संभाल लिया और विनायक खुद रिटायर हो गया है। उसकी बेटी ने अपनी खुद भी एक कंपनी खड़ी की है जो मुंबई में है। वो काफी दिनों से मुंबई में है। 2 दिन पहले ही विनायक का कॉल आया था। वो चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे से लड़के से शादी करे जो उसकी बराबर का हो। इसलिए मैंने भी बिना देर किए उसे कहा कि मैं भी अक्षत की शादी कराना चाहता हूँ। इसलिए उसने कहा कि दोनों को ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। ये सुनकर ऋतिक और मनाली दोनों काफी खुश हो गए। तभी ऋतिक को कुछ याद आया तो उसने विशाल जी से कहा, पापा मैं भूल ही गया कि मैं यहां क्यों आया था। वो डैड ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। विशाल, ठीक है चलो। विशाल जी और ऋतिक दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं मनाली फिर से युवान के आने की तैयारी करने में जुट गई। उसने युवान की पसंद का सारा खाना बनवाया, उसका कमरा अच्छे से क्लीन करवाया। वही स्टडी रूम का माहौल काफी शांत था। वहां एक बड़ी हेड चेयर पर एक आधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसकी उम्र करीब 58 साल होगी। ये है विजय राय सिंघानिया, अक्षत के बड़े पापा। वहां उसके अलावा सोफे पर विश्वजीत जी, अक्षत के दादा, विक्रम और विशाल भी बैठे थे। वहीं सामने चेयर पर ऋतिक बैठा था। सबको वहां देखकर सब समझ गए कि जरूर विजय जी कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, तभी सबको यहां बुलाया है। विजय जी का रौब ही ऐसा था कि सब उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उससे नजरें मिलाकर बात कर सके। स्टडी रूम की शांति को भंग करते हुए दादाजी ने विजय से कहा, क्या बात है विजय, जो तुमने सबको यहां बुलाया? विजय जी ने पहले एक नजर सबको देखा, फिर विशाल जी से कहा, क्या उससे बात हुई, कब आ रहा है वो? विशाल जी, अभी ऑफिस में होगा शायद। विजय, अगर वो ब्लाइंड डेट पर जाने से मना करे तो मेरी उसे बात करवाना। फिर उसने सबको देखते हुए कहा, आप सब अच्छे से जानते हैं
कि अक्षत का 27 का होने से पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए। वो तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहने वाला, इसलिए मैं सोचा है जोर जबरदस्ती से ही सही, पर उसकी शादी तो हम करवा कर ही रहेंगे। इसलिए हमने एक लड़की देखी है जो शायद हमारे अक्षत को बदल सके। दादाजी, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या अक्षत शादी के लिए तैयार होगा? विजय, उसे शादी करने के लिए जो भी करना पड़े वो कीजिए। वो 3 महीने बाद 27 का हो जाएगा। अगर तब तक उसकी शादी नहीं हुई तो आप जानते हैं क्या होगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें छा गई। विजय जी ने ऋतिक को देखते हुए कहा, अक्षत को शादी के लिए तुम मनाओगे? आज उस लड़की के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे कैसे भी करके वहां भेजो। मुझे पता है हर बार की तरह वो इस लड़की को भी कुछ न कुछ बहाना बनाकर भगा देगा। ऋतिक, डोंट वॉरी डैड, मैं उसे मना लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर विजय जी ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, तुम महागुरु जी से बात करो, जल्द से जल्द उसकी शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अब मैं और वेट नहीं करना चाहता, अगर देर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। फिर विजय जी ने विशाल जी की ओर देखकर कहा, तुम उस लड़की की कुंडली लेकर महागुरु जी को दिखाओ और विनायक से भी बात कर लो। हो सके तो उसे भी मुंबई बुला लो, आमने सामने बात होगी तो अच्छा रहेगा। मैंने सुना है उसकी लड़की भी शादी नहीं करना चाहती और हमारा बेटा भी शादी करना नहीं चाहता, तो अगर दोनों की सोच मिल रही है तो जरूर वो दोनों शादी के लिए रेडी तो हो ही जाएंगे। ये सुनकर ऋतिक के मन में काफी परेशान करने वाले सवाल आ गया। वो मन ही मन बोला, ओह गॉड, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। दोनों एक जैसे हैं, अगर दोनों आमने सामने भी आ गए तो वहां वॉर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे अभय से बात करनी होगी। नहीं, अक्षत से ही बात करता हूं। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत के बाद सब डाइनिंग टेबल पर आ गए डिनर के लिए। वही दूसरी ओर अनायरा मयंक के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच गई थी। वो एक बड़ी सी 5 स्टार होटल थी। ये होटल मुंबई की टॉप 1 होटल में से एक थी, जहां बड़े बड़े बिजनेस में सेलिब्रिटी पार्टी और डिनर के लिए आते थे। अनायरा ने देखा एड्रेस में VIP रूम का नंबर है। अनायरा ने अभी भी ब्लैक बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वो काफी एलिगेंट लग रही थी। पूरे दिन काफी मीटिंग और वर्क करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। वो होटल में जैसे ही इंटर हुए, मैनेजर उसके पास आया उसका वेलकम करने के लिए। क्योंकि अनायरा को सब जानते थे, वैसे तो वो लॉ प्रोफाइल रहती थी, पर उसकी कंपनी आए दिन न्यूज में आती थी कि बहुत कम वक्त में उसकी कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे, जिसके लिए अनायरा ने एक इंटरव्यू दिया था। उसके बाद वो ना ही कभी न्यूज में और ना ही कभी सोशल मीडिया में आई है। वही उसी होटल के लिफ्ट के पास अक्षत किसी से फोन पर बात कर रहा था, ऑन कॉल। अक्षत ने बिना भाव के कहा, मैं समझ गया, आप टेंशन मत लीजिए, सामने और कोई नहीं ऋतिक था। उसे डर था कि कहीं आज अक्षत अपने गुस्से में आपा खो न दे, वरना कयामत ही आ जाएगी। इसलिए उसने पहले से ही अक्षत से कहा रहा कि जो भी लड़की हो वो उसके सामने गुस्सा न करे और शांत तरीके से सब हैंडल करे। ऋतिक सब कुछ काफी देर से अक्षत को समझा रहा था, पर अक्षत का ध्यान तो कहीं और ही था। टू बी कंटिन्यू।